नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं अभिनंदन करता हूँ। आज की क्लास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है क्योंकि आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है जो कि अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक विस्तारित है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार एक ऐसा संविधान का एक ऐसा पार्ट है जहाँ से एग्जामिनर कई तरीके के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में उठा चुका है और यहाँ से निश्चित तौर पर 1-2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट मौलिक अधिकारों से आपकी परीक्षा के लिए बन सकते हैं, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो मौलिक अधिकार की क्लासें रहेंगी, लगभग 3 पार्ट में मुझको पढ़ाना पड़ेगा। तो आज हम इसके पहले पार्ट को लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें पहली चीज़ तो जो मौलिक अधिकारों से जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसको जो 7 पार्टों में बाँटा गया है, जब मूल संविधान बना था, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अब 6 इसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करूँगा और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित बन सकते हैं, उसके विषय में मैं आपसे आज चर्चा करूँगा। तो सबसे पहली बात आज हम किसके विषय में चर्चा करेंगे? भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों की बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तारित है। पहला बेसिक क्वेश्चन आपसे यही बन सकता है कि मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक विस्तारित है? तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। उसके बाद बात की गई है कि आखिर ग्रहण किससे किए गए? मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? तो इस क्रम में जब मैंने आपको भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के विषय में पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। उसके बाद बात की गई कि मूल संविधान में 7 मैंने आपको अभी बताया कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 31 में शामिल था, उस संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। फिर हाँ, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है मैग्ना कार्टा। भाग 3 को क्या लिखा गया कि भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? अधिकार पत्र। तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। मूल अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो इस राज्य का क्या मतलब है? इसके संबंध में हम अनुच्छेद 12 में आपको राज्य की परिभाषा बताएँगे। तो आपको ये याद रखना है कि मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। फिर लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में हम न्यायालय से इस विषय पे सहायता ले सकते हैं, हम न्यायालय जा सकते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि फंडामेंटल राइट्स न्यायालय में प्रवर्तनीय है। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत प्रवर्तनीय है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अनुच्छेद 32। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सहयोग ले सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि राष्ट्रीय आपात के समय फंडामेंटल राइट्स का निलंबन संभव है, लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 इसके अपवाद हैं। जब मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आपात के संबंध में कि राष्ट्रीय आपात का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। जबकि अगर बात की जा रही थी कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के स्थगन की, तो बताया था कि मैंने यह प्रावधान जर्मनी से लिया गया। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तो उस समय फंडामेंटल राइट्स का निलंबन तो हो जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 इसके अपवाद हैं, यानी कि सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएँगे, लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होगा। उसके बाद बात करेंगे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मतलब इसका क्या है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे कितने 2, 2, 4, 1, 5 ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जबकि इसके अतिरिक्त जो शेष बचे हैं, वो भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। उसके बाद क्या कहा गया कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? 7। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले बात की गई है समता का अधिकार। समता का अधिकार का मतलब क्या होगा? समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक। जब आगे भी हम पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 14 से 18 तक के एक भाग में समता के अधिकारों को रखा गया है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। फिर नंबर 2 पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक विस्तारित है। तो दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। उसके बाद आ जाता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के विषय में चर्चा की गई है। उसके बाद आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य, अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में चर्चा की गई है। उसके बाद 5वें नंबर पे आपका आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों की चर्चा अनुच्छेद 29 और 30 में की गई। हाँ, उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण, ये संपत्ति का अधिकार जिसकी चर्चा अनुच्छेद 31 के तहत की गई थी। संपत्ति का अधिकार जिसकी चर्चा अनुच्छेद 31 के तहत की गई थी, परंतु अब 44वें संविधान संशोधन 1978 बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। इसलिए संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। उसके बाद 7वां आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है, इससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। तो अगर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये पूछा जाए कि उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा किसको दी है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो मेरे हिसाब से इससे संबंधित जो भी फैक्ट आपसे बन सकते थे उसके संबंध में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये वाला फैक्ट आप याद रखिएगा कि आखिर संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया, तो हो जाएगा आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। उसके बाद हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 12। आपने देखा कि जब मैंने यहाँ पे आपको समता का अधिकार बताया तो हमने अनुच्छेद 14 से शुरुआत की। तो दो अनुच्छेद हमारे जो छूट रहे हैं, अनुच्छेद 12 व 13, अनुच्छेद 12 व अनुच्छेद 13, उनके विषय में क्या प्रावधान किया गया है, मैंने यहाँ पे आपको विस्तृत समझाने का प्रयास किया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो उसी के संबंध में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि आखिर राज्य की श्रेणी में किसको शामिल किया गया। तो राज्य की श्रेणी में भारतीय संसद, राज्य के विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC आदि। मतलब भारतीय संसद हो या राज्य की विधानमंडल हो या हमारे स्थानीय निकाय हो, जैसे जिला पंचायत है, आपकी नगर पालिकाएं हैं, तो ये सब जो है राज्य के अंतर्गत आएंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इनको शामिल किया गया। उसके बाद आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि राज्य या केंद्र कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। राज्य या केंद्र कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। ये बात अनुच्छेद 13 में कही गई है। और इसमें एक बात और कही गई है कि इस स्थिति में न्यायालय उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है कि मान लो कोई ऐसा कानून राज्य या केंद्र सरकार ने बना दिया जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो न्यायालय को इस बात का अधिकार होगा कि उस कानून को वह शून्य घोषित कर दे। तो अनुच्छेद 12 व अनुच्छेद 13 से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। इससे बाहर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, आप इतना तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे समता का अधिकार। समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आज हम सिर्फ अनुच्छेद 14 के विषय में ही आपको बता पाएंगे क्योंकि अनुच्छेद 14 बहुत विस्तारित अनुच्छेद है। इसके विषय में आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है क्योंकि बदलते एग्जाम पैटर्न के हिसाब से एग्जामिनर बहुत ही विस्तृत कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो मैंने इसको विस्तृत बताने का प्रयास किया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि के समक्ष क्षमता व विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष क्षमता व विधियों का समान संरक्षण। तो यहाँ से बहुत बेसिक पॉइंट ये बनता है कि विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से लिया गया, तो विधि के समक्ष क्षमता का प्रावधान यूके यानी कि ब्रिटेन के संविधान से किया गया, जबकि विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान USA के संविधान से किया गया है। अगर बात विधियों के समान संरक्षण की होगी तो USA के संविधान से लिया गया है, और विधि के समक्ष क्षमता की बात की जाएगी तो वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अच्छा, अगर मैंने विधि के समक्ष क्षमता को A से मार्क किया है और विधियों का समान संरक्षण B से मार्क किया है, जिसके संबंध में मैंने इधर ऊपर लिखा है और आपको इसके विषय में विस्तृत बताता हूँ कि जो विधियों के समक्ष क्षमता की बात है, इसका मतलब क्या हो गया कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। विधियों के समक्ष क्षमता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे व किसी व्यक्ति के पास विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी। कहने का मतलब यह है कि कोई
कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, सभी लोग सभी समान होंगे। मतलब किसी भी विधि, किसी भी कानून के समक्ष सभी समान होंगे। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। अगर कोई अमीर है तो ऐसा नहीं कि उसको कोई विशेष अधिकार मिल जाएगा। वही बात यहाँ पे कही गई। उसके बाद समान परिस्थितियों में समान, मैंने बी को मार्क किया है, विधियों का समान संरक्षण। इसका अर्थ ये होता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। कहने का मतलब ये है कि विधि के समक्ष अगर किसी ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें मान लीजिए आपको 15 वर्ष की सजा है। किसी ने अगर ऐसा अपराध किया कि मान लो उसको 15 वर्ष की सजा है और वो बहुत गरीब है, तो अगर उसको 15 वर्ष की सजा मिलेगी, तो अगर कोई अमीर व्यक्ति या किसी ने उसी टाइप का अपराध किया है, तो ऐसा नहीं कि गरीब को 15 वर्ष की और उसको 5 वर्ष की सजा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों को सजा बराबर मिलेगी। वही बात यहाँ पे कही गई है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार व असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। अच्छा, इसे समता, जो अनुच्छेद 14 में समता की बात, समानता की बात की गई है, इसके कुछ अपवाद हैं। इसके कुछ अपवाद क्या हैं? उस अपवाद के संबंध में हम आपसे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल के अधिकार, जो समता के अधिकार में जो अपवाद हैं, वह अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल को इनमें कुछ मामलों में छूट प्रदान की गई है, वही अपवाद की श्रेणी में है। उसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करूँगा। यहाँ से कई बार एग्जामिनर प्रश्न उठा लेता है। राष्ट्रपति व राज्यपाल से कई बार एग्जामिनर प्रश्न उठाता है, तो आपको देखना है। सबसे पहली बात ये है कि समता के अधिकार में अपवाद के संबंध में जो विशेष अधिकार राष्ट्रपति व राज्यपाल को प्रदान किए गए हैं, वह किस अनुच्छेद के माध्यम से दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 361 से। इसमें क्या कहा गया कि अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी कार्य निर्णय के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। बात किसकी हो रही है? राष्ट्रपति या राज्यपाल की। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी कार्य, लिए गए किसी निर्णय के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। फिर क्या है? पदावधि के दौरान किसी प्रकार की दंडिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। अगर वो अपने पद पे हैं, अगर वो अपने राज्यपाल या राष्ट्रपति, अगर उन्होंने पद को धारण कर रखा है, वर्तमान में वो उस पद पे आसीन है, तो उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्यवाही का मतलब दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। गिरफ्तारी व कारावास, अपनी पदावधि के दौरान अगर वो पद पे हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर अपने पद पे हैं, तो उनको गिरफ्तारी या कारावास में छूट रहेगी। ना उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और ना ही उनको कारावास। फिर दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यदि चलाया, अच्छा इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, अगर किसी व्यक्तिगत कारणवश ऐसी परिस्थिति आती है कि उन पे दीवानी मुकदमा चलाने की स्थिति बनती है, तो डायरेक्ट उन पे दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, बल्कि दीवानी मुकदमा चलाने के लिए 2 माह पूर्व 2 माह पूर्व राष्ट्रपति या राज्यपाल को इसकी सूचना दी जाएगी कि आपके विरुद्ध इस मामले में दीवानी मुकदमा चलाया जाना है, तो इसके संबंध में 2 माह पूर्व उनको सूचना देनी पड़ेगी। तो इस समता के अधिकार में जो अपवाद थे, जिससे राष्ट्रपति व राज्यपाल संबंधी प्रश्न कई बार एग्जामिनर उठाता है, उसके संबंध में मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना पर्याप्त है, मेरे पास आगे जगह नहीं बची थी और मौलिक अधिकारों से संबंधित अभी मुझको कम से कम 2 या 3 क्लासें और लेनी पड़ेंगी, तब मैं मौलिक अधिकार को आपको विस्तृत पढ़ा पाऊँगा, जिससे किसी भी परीक्षा में मौलिक अधिकारों से संबंधित बनने वाले कोई भी प्रश्न आपके ना छूटें। मेरा ये प्रयास रहेगा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे इसी तरीके के अन्य वीडियो लेके, अगर हो आज कुछ मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैंने फिर भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और आगे भी अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास मैं आपके लिए करूँगा। और अब कल की वीडियो में मैं इसका, जहाँ तक उम्मीद है, पार्ट 2 जो भी अनुच्छेद हो सकेंगे और जो भी बचेंगे वो पार्ट 3 में हम आगे पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।